नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन, यानी डीसी मशीन की संरचना। मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि कोई भी मशीन कैसे काम करते हैं, यानी किसी भी मशीन को कार्य करने के पीछे कौन सा कारण होता है, क्या रीजन होता है, इसको मैंने बताया था। इसी के साथ साथ फैराडे का नियम मैंने आपको बताया था। फैराडे लॉ में आपको मैग्नेटिक इंडक्शन का सिद्धांत क्या कहता है, जो कि जनरेटर, ट्रांसफार्मर और अल्टरनेटर पर लागू होता है। इसके बाद हम लोगों ने मोटर के लिए भी नियम देखा था। आज हम लोग देखेंगे कि एक डीसी मशीन की संरचना क्या होती है, इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उस पार्ट्स का काम क्या होता है, और डीसी मशीन हमारी एक्चुअली काम कैसे करती है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखें, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह मशीन फर्स्ट, जो कि आपके जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के थर्ड सेमेस्टर के छात्र होते हैं उनको पढ़ाया जाता है, और इस सीरीज का यह लेक्चर नंबर 2 है जो कि आपको पढ़ना है। तो आज में पढ़ना है डीसी मशीन की संरचना, और इस संरचना को पढ़ने के बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि कोई डीसी मशीन को कैसे हम लोग डीसी जनरेटर और कैसे डीसी मोटर की तरह प्रयोग में ला सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई डीसी मशीन की संरचना जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसके मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं, यानी इसके 2 भाग कौन कौन से होते हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसके 2 भाग कौन कौन से होते हैं, यहाँ पर मैं आपको लिख दूँ। इसका पहला जो भाग होता है जिसको हम लोग स्टेटर कहते हैं, स्टेटर इसका जो पहला भाग होता है, और दूसरा इसका भाग होता है आर्मेचर। तो ये स्टेटर क्या होता है और आर्मेचर क्या होता है, यह आपको पता होना चाहिए। तो डीसी मशीन में जो भाग स्थिर होता है, जो भाग घूमता नहीं है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेटर कहते हैं, और जो भाग घूमता है उसको हम लोग रोटर कहते हैं। यानी घूमने वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, रोटर या आर्मेचर कहते हैं। तो डीसी मशीन में जो भाग घूमता है उसको आर्मेचर कहते हैं, और जो भाग स्थिर होता है इसको हम लोग स्टेटर कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग स्टेटर को बनाएंगे, आर्मेचर को बनाएंगे, यानी एक डीसी मशीन को बनाएंगे, और उसके बाद देखेंगे स्टेटर का कार्य क्या होता है और आर्मेचर का कार्य क्या होता है। तो सबसे पहली बात कि जो स्टेटर होता है तो इसके बारे में 3-4 बातें आपको ध्यान में रखना होता है कि किसी भी मशीन का जो बाहरी भाग होता है वह स्टेटर होता है। यानी ये जो स्टेटर होता है ये मशीन का क्या होता है, मशीन का बाहरी भाग होता है, बाहरी भाग होता है। इस बात को आपको पता होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात अगर मैं आपको बताऊं स्टेटर के बारे में, तो यह मशीन को एक तो आधार प्रदान करता है या एक तरह से स्ट्रक्चर देता है, यानी मशीन की संरचना कैसी होती है यह डिसाइड करता है। यानी जो मशीन का कंस्ट्रक्शन होता है, संरचना होता है, मशीन देखने में कैसे लगेगी यह हमें स्टेटर को देखने से ही पता लगता है। तो मशीन को संरचना देने का कार्य करता है, देने का कार्य करता है। अगली बात मैं आपको बताऊं, जो ये स्टेटर होता है यह मशीन के जो अंदरूनी भाग होते हैं उनको मैकेनिकल इंजर्ड से भी सुरक्षा प्रदान करता है, यानी बाहरी आघात से सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। अगली बात, जो स्टेटर का काम जो होता है दोस्तों, ये जो मैग्नेटिक पोल होते हैं मशीन के अंदर इनको धारण करता है, या आगे हम लोग देखेंगे। यानी जो चुंबकीय ध्रुव होते हैं, ध्रुव को क्या करता है, यह धारण करता है, चुंबकीय ध्रुव को धारण करता है। अगली बात मैं आपको बताऊं, तो जो स्टेटर होता है यह छोटी मशीनों में, जो छोटी मशीन है यह कास्ट आयरन का बना होता है। छोटी मशीनों में इसको कास्ट आयरन का बनाया जाता है। तो ये जो 3-4 बातें हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए स्टेटर के बारे में। यानी मशीन का जो बाहरी भाग होता है उसको स्टेटर कहते हैं, यह संरचना देने का कार्य करता है। यह मशीन को बाहरी आघात, जैसे कोई भी हमारा चाहे मोटर हो, जनरेटर हो, उस पर कोई हथौड़ा मार दिया, मशीन कहीं गिर गई, तो इस तरह से बाहरी आघात से सुरक्षा प्रदान करता है, और चुंबकीय ध्रुव को धारण करता है। छोटी मशीनों में कास्ट आयरन का हमारा स्टेटर बना होता है। अभी हम लोग इसको बनाकर भी देखेंगे।
उसके बाद जो आर्मेचर होता है दोस्तों, ये घूमने वाला भाग होता है। तो आर्मेचर के बारे में आपको ध्यान देना है, ये मशीन का घूमने वाला भाग होता है। यहीं पर अगर आपको जानकारी हो तो अगर हम लोग एसी मशीन की बात करें, एसी मशीन में जो भाग घूमता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रोटर कहते हैं। तो एसी मशीन में जो भाग घूमता है उसको रोटर कहते हैं, परंतु डीसी मशीन में जो भाग घूमता है उसको आर्मेचर कहते हैं। अब देखिए, जो आर्मेचर होता है ये तो घूमने वाला भाग होता है। इस आर्मेचर में वाइंडिंग होती है, ये बात आपको ध्यान में देना है कि जो आर्मेचर होता है इसमें जो होती है वाइंडिंग होती है, और इसमें दो प्रकार की वाइंडिंग होती है। कौन कौन सी वाइंडिंग होती है? एक तो हमारी लैप वाइंडिंग होती है, लैप वाइंडिंग होती है, और दूसरा हमारा वेव वाइंडिंग होती है, वेव वाइंडिंग होती है। यानी आर्मेचर में दो तरह की हमारी क्या होती है, वाइंडिंग होती है, एक लैप वाइंडिंग और दूसरा वेव वाइंडिंग। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि जो लैप वाइंडिंग होती है इसमें हमारा क्या होता है, ए बराबर क्या होता है, पी होता है। आपको अगर आपको पता नहीं है कि ए क्या है, पी क्या है, तो आपको मैं बता रहा हूँ। ये जो होता है इसको हम लोग कहते हैं समांतर पथों की संख्या, समांतर पथों की संख्या। यानी जो आर्मेचर में स्लॉट्स कटे होते हैं, स्लॉट्स में जो हम कंडक्टर को भरते हैं वो एक समांतर में होते हैं, और उनकी संख्या को ही हम लोग ए से प्रदर्शित करते हैं। और जो ये टी है ये पोल की संख्या है, यानी पोल की संख्या, यानी नंबर ऑफ आपके क्या होते हैं, जो पोल होते हैं, कितने पोल की आपकी मशीन बनाई गई है, यह आपको पी से प्रदर्शित किया जाता है, पोल की संख्या। तो लैप वाइंडिंग के लिए ए बराबर क्या होता है, पी होता है। और लैप वाइंडिंग का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, ये भी चीज आपको पता होना चाहिए। जहां पर अधिक करंट तथा कम वोल्टेज की आवश्यकता होती है, यानी अधिक धारा तथा कम वोल्टेज की आवश्यकता होती है, वहां पर हम लोग लैप वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। अब दोस्तों इसी प्रकार से वेव वाइंडिंग में आपका क्या होता है, इसमें जो होता है ए बराबर हमेशा क्या होता है, ए बराबर हमेशा क्या होता है, 2 होता है। यानी जो समांतर पथों की संख्या होती है हमेशा 2 होती है, चाहे जितने नंबर का पोल क्यों ना हो। इसमें समांतर पथों की संख्या हमेशा 2 होती है। आपको मैंने बता दिया ये जो होता है समांतर पथों की संख्या होती है। अब बात आती है कि इसका हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं। तो वेव वाइंडिंग का प्रयोग हम लोग वहाँ पर करते हैं जहाँ पर अधिक वोल्टेज तथा कम करंट की आवश्यकता होती है। तो वोल्टेज अगर हमको अधिक चाहिए, अधिक वोल्टेज के लिए हम लोग क्या करते हैं, लैप वाइंडिंग वेव वाइंडिंग का, यानी अधिक वोल्टेज तथा कम धारा के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। ये बात आपको वेव वाइंडिंग के लिए पता होना चाहिए। जैसे अगर आपको अधिक दूरी पर वोल्टेज सप्लाई करना है, अधिक दूरी पर आपका लोड लगा हो, वहाँ पर जो जनरेटर यूज करेंगे हम लोग वेव वाइंडिंग जनरेटर होना चाहिए। और जहाँ अधिक करंट की हमें आवश्यकता होती है, जैसे हमारे वेल्डिंग जनरेटर होते हैं, वहाँ पर हम लैप वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा जो आर्मेचर होता है, आर्मेचर में क्या होते हैं दोस्तों, स्लॉट्स कटे होते हैं, और इन्हीं स्लॉट्स में हम लोग क्या करते हैं, वाइंडिंग करते हैं। इसमें वाइंडिंग 2 तरह की होती है, एक लैप वाइंडिंग होती है, दूसरी वेव वाइंडिंग होती है। लैप वाइंडिंग का प्रयोग हम लोग वहाँ पर करते हैं जहाँ पर अधिक करंट तथा कम वोल्टेज की आवश्यकता हो, और वेव वाइंडिंग का प्रयोग हम लोग वहाँ पर करते हैं जहाँ पर अधिक वोल्टेज तथा कम करंट की आवश्यकता पड़ती है। अब आगे हम लोग चलते हैं। अब इतनी जानकारी के बाद हम लोग एक डीसी मशीन की संरचना उसकी डिजाइन को हम लोग बनाते हैं, एक्चुअली में देखने में कैसे होती है। तो इधर हम लोग बनाने वाले हैं एक डीसी मशीन को। तो आइए सबसे पहले डीसी मशीन का जो बाहरी भाग होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेटर कहते हैं। तो यह हमारा क्या हो गया, स्टेटर हो गया। अब स्टेटर को आपको दिखाना हो तो एक और इसके अंदर आप ऐसे ही सर्कल ड्रा करेंगे। तो ये जो देखिए आपको देखिए ये डीसी मशीन का क्या हो गया, स्टेटर। इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्टेटर। यह हमारा क्या है, स्टेटर है। अब स्टेटर में आपने बताया कि चुंबकीय ध्रुव को, स्टेटर में हमारा क्या करता है, चुंबकीय ध्रुव को यानी जो मैग्नेटिक पोल होती है इसको धारण करता है।
तो यहाँ पर एक ऐसी हम लोग डीसी मशीन बनाने जा रहे हैं जो 4 पोल की होने वाली है। तो यहाँ पर 4 पोल हम लोग बनाएंगे। उन पोलों को बनाने के लिए यहाँ पर कुछ आपको जगह होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आपको इस तरह से बनाना है। यह हमारे पास मैग्नेटिक पोल बनाया जा रहा है। ऐसे आपको भी बनाना है। ये देखिए, यह आपका इतना पूरा कंप्लीट भाग जो होता है ये स्टेटर होता है। यानी मशीन का जो स्टेटर होता है देखने में कुछ इसी तरह का होता है। अब स्टेटर में ये जो भाग होता है इसको हम लोग मैग्नेटिक पोल कहते हैं। ये 4 पोल की मशीन आपको दिख रही है। तो दोस्तों ये मैग्नेटिक पोल होती है, मैं आपको इधर भी बनाना चाहूँगा अलग से। ये जो मैग्नेटिक पोल होती है कुछ इस तरह से दिखने में होती है। ये जो मैग्नेटिक पोल है इसका आप नाम लिखेंगे। सबसे पहले इसको हम कहते क्या है, यह हमारा क्या है मैग्नेटिक ये हमारा पोल है। मैग्नेटिक पोल यानी चुंबकीय ध्रुव। तो जो मैग्नेटिक पोल है इसके 2 भाग होते हैं। कौन कौन सा? एक पोल कोर होता है और दूसरा पोल शू होता है। तो ये जो आपको 2 खड़ी लाइन की तरह दिख रही है इसको हम लोग क्या कहते हैं, पोल कोर कहते हैं। और ये जो आपको कर्व टाइप का भाग दिख रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, पोल शू कहते हैं। यानी मैग्नेटिक पोल के 2 भाग, पोल कोर ये जो खड़ी लाइन होती है उसको पोल कोर कहते हैं, और जो आपका ये कर्व टाइप का भाग होता है इसको हम लोग पोल शू कहते हैं। दोस्तों इस पोल कोर पर एक वाइंडिंग की जाती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फील्ड वाइंडिंग। यानी मैग्नेटिक पोल पर एक वाइंडिंग की जाती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, फील्ड वाइंडिंग कहते हैं। और ये जो फील्ड वाइंडिंग होती है ये कुछ इस तरह से दी जाती है। इस तरह से हमारी क्या होती है, वाइंडिंग। तो ये वाइंडिंग जो आपको मैग्नेटिक पोल पर दिखाई गई है यहाँ पर हम लोग इस वाइंडिंग को करने वाले हैं। तो अब देखिए हम लोग यहाँ पर वाइंडिंग को करने जा रहे हैं। यहाँ पर हम लोग 2 टर्म यहाँ पर लगाकर देखेंगे। बाकी इसमें बहुत सारे टर्म लगे होते हैं ऐसे। इस तरह से आप वाइंडिंग करेंगे। अब वाइंडिंग के 2 तार निकल के आएंगे, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है एक और कोई भी क्वाल होता है उसके 2 तार होते हैं। ऐसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई क्वाल है, इसके एक तार और दूसरा तार है। ये प्रारंभिक और अंत का 2 तार, यानी उसी प्रकार से ये एक तार और 2 तार, 2 तार। तो दोस्तों अगर इस दोनों तारों को या ये जो वाइंडिंग की गई है अगर इसको हम लोग अलग से किसी डीसी सप्लाई के द्वारा जोड़ दें, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो दोनों तार हैं इसको अलग से हम लोग क्या करें, डीसी सोर्स के द्वारा जोड़ दें, तो ये जो मशीन हमारी बनती है इसको हम लोग सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन कहेंगे। यानी जो हमारी फील्ड वाइंडिंग होती है जो मैग्नेटिक पोल पर होती है, इस फील्ड वाइंडिंग को अगर अलग से डीसी सोर्स के द्वारा जोड़ा जाए तो इसको हम लोग सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन कहते हैं। यहाँ पर एक सेपरेटली एक्साइटेड यानी ये फील्ड वाइंडिंग को अलग से एक्साइट किया गया है, इसलिए हम लोग इसको सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन कहते हैं। और इस वाइंडिंग में इस बैटरी के द्वारा जैसे ही करंट बहेगी यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट पैदा होता है और इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड मशीन के अंदर पैदा हो जाती है, यानी चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। ऐसे इसको आप इस तरह से दिखा सकते हैं, यानी जो भी हमारे मैग्नेटिक पोल हैं इनके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र एक समान रूप से मशीन के अंदर पैदा हो जाता है इस तरह से। अब ये जो चुंबकीय क्षेत्र होते हैं मशीन में एक समान रूप से वितरित होते हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। और यहाँ पर जो पोल बनता है दोस्तों, यहाँ पर इस फील्ड वाइंडिंग में करंट बहने के कारण यहाँ पर जो पोल बनता है वो अल्टरनेट होता है। अल्टरनेट का मतलब पोल एक नॉर्थ बनेगा तो दूसरा साउथ बनेगा, इस तरह से हमारे पोल बनेंगे। यहाँ पर एक नॉर्थ पोल बनेगा और दूसरा साउथ बनेगा, यहाँ पर एक नॉर्थ बनेगा अगला साउथ बनेगा। ये नॉर्थ और साउथ का कॉन्सेप्ट क्या है, जो हमारे किसी भी वाइंडिंग में जो करंट फ्लो कराने की दिशा होती है उसकी दिशा के अकॉर्डिंग हमारे पोल पैदा होते हैं।
अगर वाइंडिंग में एंटी क्लॉकवाइज दिशा में करंट फ्लो करे तो वहां पर हमारे नॉर्थ पोल बनते हैं। अगर वाइंडिंग में क्लॉकवाइज दिशा में करंट फ्लो करे तो वहां पर हमारे साउथ पोल बनते हैं। तो वाइंडिंग में करंट की दिशा के हिसाब से पोल निर्धारित होते हैं। अब एक पूरा जो भाग होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक स्टेटर कहते हैं। और स्टेटर पर ही हमारी क्या होती है, ये जो वाइंडिंग दिख रहे हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, फील्ड वाइंडिंग कहते हैं। और फील्ड वाइंडिंग हम लोग किससे जोड़ते हैं, अगर डीसी से जोड़े तो सेपरेटली एक्साइटेड होगा। अगर फील्ड वाइंडिंग को और किसी सप्लाई से न जोड़े इसको सेल्फ एक्साइटेड हो जाता है। तो सेल्फ एक्साइटेड हमारी डीसी मशीन। अब हम लोग देखेंगे ये जो आर्मेचर होता है, आर्मेचर के बारे में। तो दोस्तों ये जो आर्मेचर होता है ये घूमता है और आर्मेचर शाफ्ट पर लगाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग बीच में आर्मेचर को दिखाने वाले हैं। ये जो आर्मेचर होता है कुछ इस तरह से होता है। इसमें क्या होते हैं, इसके बाहरी परिधि पर स्लॉट्स कटे होते हैं। इसके बाहरी परिधि पर क्या होते हैं, स्लॉट्स कटे होते हैं। और इसी स्लॉट्स में क्या होती है, वाइंडिंग होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं। इसमें क्या होती है, बाहरी परिधि पर स्लॉट्स कटे होते हैं और इसमें क्या होती है, वाइंडिंग होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं। इस तरह से यानी यहाँ पर जो स्लॉट्स कटे हुए दिख रहे हैं इसमें हम लोग वाइंडिंग करते हैं और इस वाइंडिंग को क्या कहते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं। आर्मेचर वाइंडिंग के बारे में मैंने बता दिया। दो तरह की वाइंडिंग हम लोग कर सकते हैं, तो लैप वाइंडिंग, दूसरा वेव वाइंडिंग। अब यहाँ पर दोस्तों बीच में ये हमारा क्या होता है, कम्यूटेटर होता है। बीच में हमारा क्या होता है, कम्यूटेटर होता है। ये छोटे छोटे खंड से बना होता है और कम्यूटेटर से जो भी सप्लाई होती है वो ब्रश के माध्यम से लोग बाहर ले सकते हैं। ये हमारे क्या है, ब्रशेस है। ये हमारे क्या है, ब्रशेस है। इसका नाम दे दीजिए ए और यह आपका बी। तो ए और बी क्या है, ब्रशेस है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कम्यूटेटर दिखाया गया है। तो सब लोग थोड़ी सी जानकारी आपको कम्यूटेटर के बारे में होना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कम्यूटेटर ये कम्यूटेटर होता क्या है और काम क्या करता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहली बात, जो कम्यूटेटर होता है यह शाफ्ट पर लगा होता है और यह आर्मेचर के साथ यानी शाफ्ट के साथ साथ घूमता रहता है। जैसे अगर मैं आपको बता दूं कि जैसे आप इस बोतल को देख लीजिए, बोतल में अगर इस भाग को देखेंगे तो यह अगर आर्मेचर है, इस पर बाइंडिंग की गई है, तो ये इसका ढक्कन जो है यह कम्यूटेटर टाइप का होता है। जैसे यह पूरी बोतल को घुमाएंगे तो ये इसका कैप या ढक्कन है, ये भी क्या होगा, घूमेगा। तो यह हमारा कम्यूटेटर है जो कि शाफ्ट के साथ क्या होता है, घूमता है। यह शाफ्ट के साथ क्या करता है, घूमता है। पहले की दूसरी बात, ये जो कम्यूटेटर काम क्या करता है, तो कम्यूटेटर का दो काम होता है। एक तो यह एसी को डीसी में, दूसरा यह डीसी को एसी में, दोनों काम करता है। यानी एसी को डीसी तथा डीसी को एसी में बदलने का कार्य करता है। यानी एसी को डीसी तथा डीसी को एसी में बदलने का कार्य करता है। तो एसी को डीसी में कब करेगा और डीसी को एसी में कब करेगा, यह बात आपको पता होना चाहिए। तो अगर जो हमारा जनरेटर है, जनरेटर में एसी को डीसी में करेगा। अगर हमारे पास कोई डीसी जनरेटर है तो डीसी जनरेटर में ये काम क्या करेगा, डीसी जनरेटर में ये एसी को डीसी में करेगा। अगर हमारे पास डीसी मोटर है तो डीसी मोटर में यह डीसी को एसी में करेगा, यह आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों यह डीसी को एसी तथा एसी को डीसी में करने का एक और डिवाइस आती है जिसको हम लोग कन्वर्टर कहते हैं। कन्वर्टर भी यह काम करता है डीसी को एसी तथा एसी को डीसी में करने का। परंतु यहाँ पर एक और हमारा एसी को डीसी में काम करने वाली डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आती है जिसको रेक्टिफायर कहते हैं, एसी को डीसी में करने के।
तो रेक्टिफायर घूमता नहीं है, परंतु यह घूमता है, इसलिए जो कम्यूटेटर होता है उसको मैकेनिकल रेक्टिफायर भी कहते हैं। मैकेनिकल रेक्टिफायर के नाम से भी जाना जाता है। अब अगली जानकारी, जो कम्यूटेटर होता है छोटे छोटे सेगमेंट से मिलकर बना होता है, जिसको कम्यूटेटर सेगमेंट कहते हैं। यानी ये जो छोटे छोटे खंड आपको दिखाई दे रहे हैं, मैं आपको यहाँ पर बनाकर दिखा दूँ। ये जो कम्यूटेटर होता है कुछ इस तरह से होता है, छोटे छोटे सेगमेंट से मिलकर बना होता है। ऐसे छोटे छोटे ये क्या होते हैं, सेगमेंट होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से आप नाम दे सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या 10। यहाँ पर 10 सेगमेंट है। तो यहाँ पर ये जो भाग है इसको हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटर सेगमेंट। यानी जो कम्यूटेटर होता है वो कम्यूटेटर सेगमेंट से बना होता है। और ये कम्यूटेटर जो सेगमेंट होती है, या आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, ये किसके बने होते हैं, कॉपर के बने होते हैं। कम्यूटेटर सेगमेंट किसके बने होते हैं, कॉपर के। तो आपको ध्यान में देना है कि जो कम्यूटेटर सेगमेंट होते हैं एक दूसरे से अलग होते हैं, इंसुलेटेड होते हैं। यहाँ पे जैसे लाइन दिख रही है, इसमें एक मटेरियल भरा होता है जिसको हम लोग माइका कहते हैं। तो कम्यूटेटर सेगमेंट माइका के द्वारा, यहाँ पर लिखी थी, ये जो होते हैं माइका के द्वारा इंसुलेटेड होते हैं। माइका के द्वारा क्या होती है, अलग होती हैं, इंसुलेटेड होती है। अब यहाँ पर एक चीज और आपको ध्यान देना है कि जो आर्मेचर में यहाँ पर स्लॉट्स कटे होते हैं, स्लॉट्स में हम लोग बाइंडिंग करते हैं, जिसको आर्मेचर बाइंडिंग कहते हैं। अब इस आर्मेचर बाइंडिंग के आप हमेशा ध्यान देंगे कि बाइंडिंग के 2 तार होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया 1 और 2। तो यहाँ पर जो सेगमेंट होते हैं, इन्हीं सेगमेंट से हमारे क्वाड के दोनों तार आकर मिले होते हैं। कैसे मिले होते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पर बना कर दिखा दूँ। ऐसे मान लीजिए कि सेगमेंट आकर जुड़े हुए हैं, ऐसे क्वाल के सेगमेंट क्या होते हैं, जो क्वाल होते हैं वो सेगमेंट से आकर जुड़े होते हैं। तो अगर आप ध्यान देंगे तो जितने सेगमेंट होते हैं उतने ही हमारे क्या होते हैं, क्वाल होते हैं। इस बात को भी आप ध्यान देंगे कि जितने आर्मेचर में क्वाल होते हैं उतने ही कम्यूटेटर सेगमेंट होते हैं। इस बात को भी आप लिखेंगे कि आर्मेचर क्वाल की संख्या, आर्मेचर क्वायल की संख्या जो होती है वो बराबर होती है कम्यूटेटर सेगमेंट की। कम्यूटेटर सेगमेंट, यह बात भी आपको पता होनी चाहिए। इतनी जानकारी आपको कम्यूटेटर के बारे में होनी चाहिए। क्या क्या, सबसे पहली बात मैंने बताया, शाफ्ट के साथ यह क्या करता है, घूमता है। दूसरी बात मैंने आपको बताया कि यह एसी को डीसी में तथा डीसी को एसी में करने का कार्य करता है। यह कार्य और कौन करता है, डीसी को एसी में और एसी को डीसी में करने का कार्य हमारे जो कन्वर्टर है यह भी करता है। परंतु एसी को डीसी में करने का कार्य हमारा रेक्टिफायर भी करता है, इसलिए इसको हम लोग मैकेनिकल रेक्टिफायर भी कहते हैं। अगर एसी को डीसी में करें तो वह डीसी जनरेटर में प्रयोग होगा, अगर डीसी को एसी में करें तो वह डीसी मोटर में प्रयोग होगा। उसके बाद ये कम्यूटेटर सेगमेंट जो होते हैं, कम्यूटेटर सेगमेंट से मिलकर बने होते हैं, जो कि कॉपर मटेरियल होता है, और यह माइका के द्वारा एक दूसरे से इंसुलेटेड होते हैं। और मैंने बताया जो सेगमेंट की संख्या होती है, कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या होती है, वह आर्मेचर क्वाल की संख्या के बराबर होती है। इतनी बातें आपको पता होना चाहिए। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए हम आ गए ए और बी पॉइंट, जो कि ब्रशेस के होते हैं। यानी ब्रशेस क्या होते हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मेरे पास थोड़ी जगह है, मैं ब्रशेस के बारे में यहाँ पर आपको बता दूँ। ब्रशेस, तो दोस्तों यह ब्रश जो होते हैं या जो ब्रश होते हैं यह काम क्या करते हैं, इसके बारे में सबसे पहले बात को पता होना चाहिए। जब ब्रश होते हैं ये सबसे पहली बात की जो बाहरी और जो अंदरूनी भाग होते हैं, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल के बीच की कड़ी होती है। यानी जो बाहरी भाग होते हैं और मशीन के अंदर जो आंतरिक भाग होते हैं इनको जोड़ने का कार्य करते हैं।
यानी बाहरी और आंतरिक भागों को जोड़ने का कार्य हमारे ब्रशेस करते हैं। इस बात को लिखेंगे, यानी बाहरी और आंतरिक भागों को जोड़ने का कार्य करते हैं। अगला कार्य जो ब्रशेस का होता है दोस्तों, यह जो अगला कार्य होता है ब्रशेस का, अगर यह जनरेटर है तो कम्यूटेटर के बाहरी सरफेस पर जो भी हमारे वोल्टेज या करंट आएगी उसको कलेक्ट करके बाहर लोड को भेजना होता है। अगर यह मोटर है तो यहाँ जो करंट आएगा वो कम्यूटेटर के माध्यम से आर्मेचर को भेजना होता है। तो यानी बाहरी और आंतरिक भागों को जोड़ने का कार्य करता है और यह काम क्या करता है, करंट को कलेक्ट करके बाहरी भागों को भेजने का कार्य करता है। यानी करंट को कलेक्ट करके बाहरी भागों को भेजने का कार्य करता है, अगली बात, जो ब्रशेस होते हैं वो ब्रश होल्डर में लगे होते हैं और इनका कम्यूटेटर के साथ एक कांटेक्ट बना हुआ होता है और जो ब्रश होल्डर होते हैं दोस्तों ये एक कांस्टेंट प्रेशर के साथ लगे होते हैं। इसी में हम लोग ब्रशेस को स्थापित करते हैं। अगली बात, ये जो ब्रशेस होते हैं यह ग्रेफाइट या कार्बन ग्रेफाइट के बने होते हैं। छोटी मशीनों में समांतर ब्रशेस हम लोग कॉपर के बनाते हैं और बड़ी मशीनों में इसको हम लोग कार्बन या ग्रेफाइट के बनाते हैं। इस बात को भी आप लिखेंगे। छोटी मशीन में जो ब्रश होते हैं वह कॉपर के बने होते हैं, परंतु जो बड़ी मशीन होती है, बड़ी मशीन में इसको हम लोग कार्बन या ग्रेफाइट के बनाते हैं। बड़ी मशीनों में इन ब्रशेस पर लगभग 2 वोल्ट का ड्रॉप होता है। इसकी वजह से हमें यहाँ पर स्पार्किंग देखने को मिलती है। यानी ब्रशेस पर स्पार्किंग जो होती है वह यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होता है या कम्यूटेटर के सेगमेंट पे ब्रशेस होने के कारण यहाँ पर स्पार्किंग होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर लगभग 2 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप भी मिलता है। तो ये बातें 3-4 बातें आपको ब्रशेस के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पर देखिए मैंने ब्रशेस के बारे में क्या बताया, बाहरी और आंतरिक भागों को जोड़ने का कार्य करता है, करंट को कलेक्ट करके बाहरी भागों को भेजने का कार्य करता है। ये छोटी मशीन में कॉपर का तथा बड़ी मशीन में यह कार्बन या ग्रेफाइट के बने होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ब्रशेस के बाद हम आगे अगर आप बढ़े तो यहाँ पर ये जो कम्यूटेटर होता है यह एक पूरी जो हमारा आर्मेचर होता है यह एक बेयरिंग पर लगा होता है। इसका जो शाफ्ट होता है वह बेयरिंग में फंसा होता है और बेयरिंग के साथ साथ हमारा क्या होता है, शाफ्ट यहाँ पर घूमता है और नाचता है और हमारा आर्मेचर भी घूमता रहता है। तो ये लगभग हमारे क्या है कि डीसी मशीन की संरचना के अंतर्गत इतनी बातें आती हैं। अब मैं थोड़ी सी जानकारी अगर आपको बता दूं कि अगर ये डीसी कोई मशीन है इसको हम लोग एज ए डीसी मोटर और डीसी जनरेटर दोनों की तरह हम लोग प्रयोग में ला सकते हैं। अगर मोटर है तो यह इसको इलेक्ट्रिकल ऊर्जा देना पड़ेगा, अगर जनरेटर है तो इससे हम लोग इलेक्ट्रिकल ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तो एक डीसी मशीन को हम लोग डीसी मोटर और डीसी जनरेटर दोनों की तरह प्रयोग कर सकते हैं, बशर्ते आपको इसके पीछे का नियम पता होना चाहिए कि कैसे डीसी मशीन को हम लोग डीसी मोटर और डीसी जनरेटर की तरह यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे कि ये जो डीसी मशीन की आपकी संरचना दिखाई दे रही है, यानी एक डीसी मशीन को कैसे हम लोग डीसी जनरेटर की तरह और कैसे डीसी मोटर की तरह हम लोग प्रयोग में ला सकते हैं, आइए देखते हैं। तो इसके लिए हमको इधर की चीज़ें मिटाना पड़ेगा, इधर की चीज़ें मैं आपको मिटा दे रहा हूँ। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे एक डीसी मोटर को, कैसे एक डीसी मशीन को मोटर की तरह और जनरेटर की तरह हम लोग प्रयोग में ला सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो ये हमारा क्या है, कम्यूटेटर है, यह आर्मेचर है। अगर ये मान के चलिए कि ये डीसी हमारा जनरेटर है, तो जनरेटर है तो वोल्टेज पैदा करेगा और यहाँ पर हम लोग लोड लगाएंगे, टर्मिनल पर हम लोग क्या लगाएंगे, फिर लोड लगाएंगे। ऐसे लोड लगाने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग लोड लगाएंगे।
यह जनरेटर है तो नियम आपको पता होना चाहिए कि जनरेटर के लिए नियम क्या होता है, जो कि मैंने आपको बताया था। फैराडे के नियम पर हमारा डीसी जनरेटर कार्य करता है। और फैराडे का नियम क्या बताया गया था कि जब कोई कंडक्टर किसी फ्लक्स को काटेगा तो उसमें ईएमएफ पैदा होता है, और जो ईएमएफ पैदा होता है उसको ई बराबर BL/V साइन थीटा से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं कि कितना ईएमएफ पैदा हुआ है। तो दोस्तों अब यहाँ पर देखिए, यह अगर हमारा जनरेटर है तो जनरेटर है तो आप देखे होंगे अपने घर पर शादी विवाह में जनरेटर में क्या होता है, उसका शाफ्ट होता है, और शाफ्ट का कनेक्शन एक इंजन से होता है, और इंजन को पहले हाथ से हम लोग घुमाते हैं, फिर स्वतः ही इंजन जब स्टार्ट हो जाता है तो शाफ्ट यह हमारा घूमने लगता है। तो हमको जब क्या करना है, इसको पहले हाथ से घुमाएंगे, और जब ये घूमेगा तो ये जो आर्मेचर के कंडक्टर है, जो आर्मेचर वाइंडिंग है, पूरी की पूरी वाइंडिंग क्या होगी, घूमेगी। और कहाँ घूमेगी, ये जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा हुआ है मैग्नेटिक पोल के द्वारा, इसी मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, हमारी वाइंडिंग घूमेगी। और जब घूमेगी तो इस आर्मेचर के कंडक्टर जो होंगे वो फ्लक्स को काटेंगे, और जब आर्मेचर के कंडक्टर फ्लक्स को काटेंगे तो फैराडे के नियम के अनुसार इन कंडक्टर में ईएमएफ पैदा होता है या वोल्टेज पैदा होता है। और जो भी ईएमएफ पैदा होता है वो हमेशा एसी नेचर का होता है। किस नेचर का होता है, एसी होता है। अब इसी एसी जो एसी इस आर्मेचर कंडक्टर में पैदा हुए, ये जो कॉइल के माध्यम से कम्यूटेटर सेगमेंट पर आते हैं, और कम्यूटेटर उस एसी को क्या कर देगा, डीसी में बदल देगा, और कम्यूटेटर के सरफेस पर हमको डीसी करंट मिलती है। और ये करंट को ये जो हमारे ब्रशेज लगाए गए हैं इसको कलेक्ट करके बाहर यहाँ पर लोड है, यहाँ पर डीसी सप्लाई या डीसी वोल्टेज को भेजते हैं। तो एक मशीन है, इसको हम लोग जैसे चाहें वैसे एज ए डीसी जनरेटर या डीसी मोटर की तरह हम लोग घुमा सकते हैं। अगर इसी मशीन को हमको डीसी मोटर की तरह घुमाना है तो डीसी मोटर के लिए आपको एक फार्मूला बताया गया था कि जब कोई धारावाही चालक को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर क्या लगता है, फोर्स लगता है, और जो भी फोर्स लगता है उसको F बराबर BIL साइन थीटा से उस फोर्स का हम लोग क्या कर सकते हैं, मान ज्ञात कर सकते हैं कि कितना न्यूटन का हमारा फोर्स लगा है। दोस्तों अगर इसी मशीन को हमको डीसी मोटर की तरह चलाना होगा तो यहाँ पर लोड को हटाकर यहाँ पर हमें सप्लाई देने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। और कैसे सप्लाई देते हैं, डीसी अगर मोटर है तो डीसी सप्लाई देंगे, और यहाँ पर इनके टर्मिनल पर हम लोग डीसी सप्लाई देंगे। यह सप्लाई इस ब्रश के माध्यम से कम्यूटेटर के सरफेस पर आएगी, और फिर कम्यूटेटर उस डीसी को क्या कर देगा, एसी में कर देगा। यानी जो आर्मेचर के ये जो सेगमेंट है, यह सेगमेंट डीसी को एसी में कर देंगे, और आर्मेचर के जो कंडक्टर हैं इस कंडक्टर में हमारी एसी करंट फ्लो करेगी। यानी जो आर्मेचर में वाइंडिंग किए हैं उस वाइंडिंग में हमारी एसी करंट आती है, जिसकी वजह से आर्मेचर के कंडक्टर करंट कैरिंग कंडक्टर बन जाते हैं। और मैंने नियम बताया था कि जब कोई धारावाही चालक मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से आपको मैग्नेटिक पोल के द्वारा बनाई गई है या बनी हुई है, इसी मैग्नेटिक फील्ड में जब इस आर्मेचर के कंडक्टर में करंट बहती है तो यहाँ पर आर्मेचर के कंडक्टर पर फोर्स लगता है, और फोर्स कैसा लगता है, यूनिडायरेक्शनल लगता है, यानी एक दिशीय फोर्स लगता है, जिसकी वजह से इस आर्मेचर कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में घूमने लगते हैं। और जब आर्मेचर कंडक्टर घूमेंगे तो पूरा आर्मेचर घूमेगा, और आर्मेचर घूमेगा तो ये जो शाफ्ट है ये शाफ्ट पे घूमेगा, और शाफ्ट पर हम लोग बाहर पुल्ली लगाकर मैकेनिकली लोड लगा सकते हैं। यानी एक डीसी मशीन को एज ए डीसी मोटर और डीसी जनरेटर दोनों तरह हम लोग प्रयोग में ला सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग अगली वीडियो में यानी उसका वर्गीकरण कैसे होता है इसको हम लोग देखने वाले हैं। तब तक आप वीडियो को देखते रहिए। कोई भी दिक्कत आए तो फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।